वेलकम क्लास। आज हम उत्सर्जन तंत्र के अंतिम चरण में आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, और इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें इसको ध्यान से समझना होगा। प्रतिधारा गुणक सिद्धांत, इसको कहा जाता है प्रतिधारा गुणक सिद्धांत। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि प्रतिधारा गुणक सिद्धांत जो है वो क्या चीज है, और सबसे पहले हम देखें कि किसने दिया था इसको। तो कई वैज्ञानिक हैं, जैसे आपका स्मिथ नील्सन, उलरिच, रीगेल, और इन्होंने ये मैकेनिज्म जो है वो सबसे पहले बताया था। और इसमें मुख्य बात क्या है कि हमारा जो यूरिन है वो हाई कंसंट्रेशन वाला बनता है, अधिक सांद्रता वाला बनता है। तो मूत्र निर्माण में मूत्र के अधिक सांद्रता में बनने की क्रिया को प्रतिधारा गुणक सिद्धांत या काउंटर करंट थ्योरी कहा जाता है। समझ लीजिए इसको वापस आप, कि अधिक सांद्र मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को प्रतिधारा गुणक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, श्मिट नील्सन, उलरिच और रिगेल ने, कि वृक्क के द्वारा जो एक अधिक सांद्रता का मूत्र का निर्माण किया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लूप ऑफ हेनले का। और इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लूप ऑफ हेनले पर एम्फेसाइज किया है। तो होता क्या है कि जो ऑस्मोलरिटी है प्लाज्मा की, वो ज्यादातर एनिमल्स में 285 से 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होती है। ये जो सांद्रता है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? किसी भी विलयन की सांद्रता उसमें घुले हुए विलेय या लवणों जिस जो है जलवण जो है, अगर कह रहे हैं जिनको हम, कि लवण उसके अंदर घुले हुए हैं, उसके ऊपर ये निर्भर जो है वो करती है। तो किडनी हमारी क्या करती है कि ये इस ऑस्मोलरिटी जो है प्लाज्मा की, इसको एडजस्ट करती है। किस प्रकार से? कि उससे बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है वो वहां पर फिल्टर किया जाता है, और इसमें से कुछ मात्रा में इसका एक्सक्रीशन भी किया जाता है। तो कुछ जंतुओं में हाइपोऑस्मोटिक बनाया जाता है, कुछ में हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन जो है वो बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में आधुनिक प्रयोगों के आधार पर जो वृक्क नलिका है हमारी, नेफ्रॉन जिसको हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरा, कि इसमें जो फिल्टर हुआ है जिसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह रहे हैं, उसमें अलग अलग भागों से उसके फिल्ट्रेट को अलग किया गया, आइसोलेट किया गया, और उसकी सांद्रता का अध्ययन किया गया। तो इन अध्ययनों से क्या पता चला कि रुधिर प्लाज्मा की तुलना में ग्लोमेरुलर का जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक होता है। सबसे पहले जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी हम अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप वो डायग्राम याद करिए जिसमें हमने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था, कि यहाँ इसके अंदर अभिवाही धमनिका जा रही है और यहाँ से अपवाही धमनिका जो है वो बाहर निकल रही है, और ये आपका केशिका गुच्छ या जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। तो इससे जो फिल्ट्रेट बना है उसकी सांद्रता प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर होती है। इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कि 300 ऑस्मोलरिटी का कंटेंट इसके अंदर जा रहा है, यानी कि ब्लड इसके अंदर जा रहा है, जो फिल्ट्रेट है वो भी 300 ऑस्मोलरिटी का है यहाँ पर। तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इसका समपरासरी होता है, समपरासरी होता है। और हेनले लूप के शीर्ष पर ये हाइपरटोनिक हो जाता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका पर ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है, ये हमने जब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये एक तुलनात्मक चीज है। अगर हम दो विलयनों की तुलना कर रहे हैं और उनकी सांद्रता अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि ये आइसोटोनिक है, और अगर कम ज्यादा है इनकी, तो जिसकी कम होगी उसको हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक है, और जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसको हम कहेंगे कि ये हाइपरटोनिक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जिस माध्यम में आपका नेफ्रॉन है उसमें बाहर ऊपर से नीचे की ओर जब हम आ रहे हैं, तो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड जो है, या हम कहें कि उसके अंदर जो ECF जिसको हम कह रहे हैं, या जो देह द्रव जो है उसके अंदर, उसकी सांद्रता इसकी तुलना में किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, 300, 600, 800, और जब आपका लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिंब जब स्टार्ट होती है तब 1200 जो है वो हो जाती है, और इसी तरह से ये वापस इसके विपरीत दिशा के अंदर ये चलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि रुधिर प्लाज्मा की तुलना में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो समपरासरणीय होता है, और हेनले लूप के शीर्ष पर ये हाइपरटोनिक हो जाता है, अति परासरणीय, और दूरस्थ कुंडलित नलिका पर ये हाइपोटोनिक होता है, और अंत में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो आती है आपकी, वहां पर ये रीनल फिल्ट्रेट का रूप जो है वो ले लेता है, और वहां पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो हमने आपको ये कहा था कि मूत्र की जो सांद्रता है वो अधिक सांद्र मूत्र का निर्माण जो है वो इस क्रिया के द्वारा होता है। तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो मूत्र नलिका में शेष रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के प्रतिशत को दर्शाता है। तो अगर हम इसको देखें कि जो फिल्ट्रेट जितना आया है आपका, उस फिल्ट्रेट का इस भाग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 20% फिल्ट्रेट जो है वो बचा हुआ यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर भी ये 20% रहेगा, और जब ऊपर चलते हैं हम यहाँ तो ये 15% हो जाता है, और जब हम इसको यहाँ इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये 5% रह जाता है। जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ है उसका 5% ही आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जा पाता है। ये चीज हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ मैं आपको। तो जो निष्पंद है उसका 90 से 99% जो है वो अवशोषित होकर के और वापस रुधिर के अंदर भेज दिया जाता है। और जो फिल्ट्रेट है आपका, इस फिल्ट्रेट में जो ज्यादातर चीजें हैं उनकी अगर हम बात करें कि फिल्ट्रेट में जो उपयोगी पदार्थ हैं उनके पश्चात समीपस्थ कुंडलित नलिका में शेष निष्पंद जो है वो रुधिर प्लाज्मा की तुलना में समपरासरणीय हो जाता है। इस प्रकार से हमें जो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट जो मिला है वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आप यहाँ पर कि हमने कहा कि ये आपको आइसोटोनिक फिल्ट्रेट मिला है, और ये आइसोटोनिक फिल्ट्रेट अब कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से आपके लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा जो है वो स्टार्ट होती है। यानी कि बाहर देखिए आप यहाँ पर कॉर्टेक्स में भी ऑस्मोलरिटी जो है वो 300 है, और यहाँ पर भी ये 300 है। तो हमने ये कहा था कि ये एक तुलनात्मक शब्द है कि हम दो विलेनों की सांद्रता की तुलना जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर भी 300 है और यहाँ पर भी 300 है। इसका मतलब ये जब इसके अंदर प्रवेश कर रहा है उस समय पर ये समपरासरी होता है। यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, तो प्रवेश के बाद अवरोही भुजा जो है वो जल के लिए पारगम्य होती है और लवणों के लिए अपारगम्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से पानी जो है वो तो आपका बाहर निकल सकता है, लेकिन लवण इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके कारण से अवरोही भुजा में लगातार इससे पानी जो है वो बाहर निकलता रहेगा। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है वो अवरोही भुजा में नीचे की ओर जाता है, इससे जल का अवशोषण होता रहता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बात बताई थी मैंने आपको यहाँ पर कि जब ये मेडुला में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी इससे बाहर क्यों निकल रहा है, तो परासरण की क्रिया के द्वारा ये इससे बाहर निकलेगा। क्योंकि जब आपका आरोही भुजा स्टार्ट हो रही है वहां पर बाहर क्या है, ये कौन सा भाग है किडनी का, आउटर जोन ऑफ मेडुला है, जिसमें कि परासरण जो है ऑस्मोलरिटी या परासरणता इसकी जो है वो 600 है, और इसकी वजह से क्या होगा, वायु परासरण होगा और पानी इससे लगातार बाहर निकलेगा। जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाएगा तो इसके बाहर, किसके बाहर, अवरोही भुजा के बाहर की तरफ जो फ्लूइड मौजूद है उसमें सांद्रता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो बाह्य परासरण है ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों विलयन जो है वो समपरासरी नहीं हो जाए। तो पानी इससे लगातार बाहर निकल रहा है क्योंकि ये जो भुजा है वो पानी के लिए पारगम्य है, लेकिन लवण इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण से अब आप यहाँ देखिए इसको कि अगर आप जैसे जैसे इसके नीचे की ओर आ रहे हैं, इसमें
सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब हम यू टर्न के ऊपर आते हैं, जब इसमें लास्ट जो भुजा के अंत में जब आते हैं, तो ये 1200 हो गई है, क्योंकि इससे पानी जो है वो लगातार बाहर निकल रहा है। तो अवरोही भुजा के शीर्ष पर ये सर्वाधिक 1200 मिलीलीटर ऑस्मोलरिटी पर लीटर हो जाता है, जो बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो पानी का ये जो अवशोषण है वो निष्क्रिय अभिगमन जल हेतु अपारगम्य एवं लवणों हेतु पारगम्य जो है वो होता है। इसके कारण से वृक्क के फिल्ट्रेट में उपस्थित सोडियम विसरण के द्वारा वृक्क नलिका से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे हम इसके ऊपर की ओर जाएंगे, तब क्या हो रहा है कि जो बाहरी भाग है उसमें सांद्रता जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो साल्ट है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमने बताया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर ये इससे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ 1200 से हम स्टार्ट हुए, 800 हुआ, 600 हुआ, 400 हुआ, और यहाँ आते आते ये 100 हो जाएगा। इसको भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो सोडियम का अवशोषण जो है वो सक्रिय अभिगमन द्वारा क्लोराइड के निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतराली द्रव के मध्य 200 ऑस्मोलिटी की ग्रेडियंट जो है वो बन जाती है। जैसे यहाँ पर 200 का ग्रेडियंट क्यों कर रहे हैं हम इसको देखिए, यहाँ पर ये 600 है और ये आपका यहाँ पर 400 ही है। तो अंदर 400 है और बाहर 600 हो जाएगा, क्योंकि इससे लवण जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इससे लवण लगातार यहाँ पर बाहर निकल करके और इस फ्लूइड के अंदर आ रहे हैं। तो 200 मिलीलीटर ऑस्मोल्स पर लीटर की ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर बन गई है। इस प्रकार कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर एक सांद्रता प्रवणता जो है वो काम यहाँ पर कर रही है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर जब हम जा रहे हैं, तब एक सांद्रता प्रवणता जो है वो बन रही है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो भुजा है ये कौन सी है, आरोही भुजा है। तो आरोही भुजा में दूरस्थ कुंडलित नलिका तक, ये वाला भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या दूरस्थ सम्मिलित नलिका को। तो आरोही भुजा में दूरस्थ कुंडलित नलिका तक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। देखिए यहाँ 600 है, यहाँ 400 है, यहाँ 300 है, और यहाँ पर ये 100 है। तो ये क्या हो गया आपका, हाइपोटोनिक हो जाता है। इस प्रकार अवरोही भुजा में जल का अवशोषण आरोही भुजा में सोडियम के अवशोषण और पानी के अवशोषण को प्रेरित करता है। इस चीज को समझिए आप। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो सोडियम बाहर निकल रहा है वो इसमें से आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब है उससे पानी के बाहर निकलने की क्रिया को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी हुई होती है। तो ये दोनों क्रिया जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। वापस समझ लीजिए इसको। अवरोही भुजा में जल का अवशोषण आरोही भुजा में सोडियम के निष्कासन, ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये क्या कर रही है कि अवरोही भुजा में पानी के अवशोषण को प्रेरित कर रहा है। सीधे सीधे देखिए, लैंग्वेज के चक्कर में नहीं बोल लीजिए, और सीधा सीधा सा हम ये कहें इसको कि यहाँ से जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो पानी इससे बाहर निकल रहा है। अब ये पानी बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि जब ये आरोही भुजा के अंदर जाएगा तब इससे साल्ट बाहर निकल करके और इसकी कंसंट्रेशन को लगातार बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि जब यहाँ से पानी अगर लगातार बाहर निकलने की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। इस कंसंट्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए सोडियम जो है वो वापस लगातार आपका यहाँ पर बाहर निकलता रहेगा और इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके और रखेगा। तो जिसके कारण से पानी यहाँ से लगातार बाहर आता रहेगा, और इस पानी के बाहर आने की वजह से यहाँ से सोडियम जो है वो बाहर निकलता रहेगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इनको काउंटर करंट जो है वो कहा जाता है। तो अब जो अल्प पराशरी फिल्ट्रेट हमें मिला है, कौन सा वाला, 100, देखिए यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 100 है। समझ में आ रहा है ना ये चीज, देखिए 300 है, ये यहाँ पर 300 है और यहाँ पर ये 100 ही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ जो फिल्ट्रेट हुआ है वो क्या हो गया, अल्प पराशरी हो गया। बाहरी जो विलियन है इसमें उसकी तुलना में इसकी सांद्रता कम हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा और इस भाग में पानी का
अवशोषण होता है। ये हमने यहाँ पर बताया कि पानी इससे लगातार वापस यहाँ पर बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, और ये 100 से आपका क्या हो गया, अब ये 300 हो गया। ठीक है, और ये क्रिया जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब हमने कंट्रोल बताया था आपको कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा ये होती है। तो इस प्रकार से जल का जो अवशोषण है इसको हम फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन या विकल्पी अवशोषण कहते हैं। तो दूरस्थ नलिका में जल का अवशोषण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब इससे जो सांद्रता है वो बढ़ करके और 300 ऑस्मोल पर लीटर हो गई। देखिए यहाँ पर 100 है और यहाँ पर ये 300 जो है वो हो चुकी है। अब इसके बाद में जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे ये कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, संग्रह नलिका के अंदर ये चला जाता है। तो संग्रह नलिका में पानी का अवशोषण इससे लगातार होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ से 300 से स्टार्ट हुआ है ये, तो 600, 800, 1000 और 1200 जो है वो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सांद्रता है ये मेडुला भाग में उपस्थित जो अंतराली द्रव है, यहाँ पर जो अंतराली द्रव है, इस अंतराली द्रव में जो सांद्रता है उसके बराबर ये हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मूत्र है आपका वो काफी कंसंट्रेट जो है वो होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पानी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके लिए ये एक एसेंशियल कमोडिटी है, उनको उनकी इसकी आवश्यकता होती है। तो पानी की कमी जहां पर है वहां जो जंतु पाए जाते हैं उनमें हेनले लूप का आकार जो है वो बड़ा होता है, जिससे ये जंतु जो है वो अधिक सांद्र मूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अगर आपने कभी ऊंट का यूरिन अगर आपने देखा हो तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि उसमें नीचे की तरफ जो है वो साल्ट उसके अंदर जमा होने लग जाते हैं। वो इतना, अगर आप उसको किसी कंटेनर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर कलेक्ट करके रखें तो आप देखेंगे कि साल्ट का डिपोजिशन होने लग जाता है थोड़ी देर में ही उसमें, क्योंकि वहां पर वो बहुत कंसंट्रेट जो है वो होता है। तो ये क्या है कि इनके स्थलीय वातावरण में इनके जीवित रहने के लिए ये आवश्यक होते हैं। लेकिन मनुष्य में हेनले का लूप जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, मॉडरेट होता है ये। इस कारण मूत्र जो है हमारा बहुत अधिक सांद्र जो है वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसकी तुलना में सांद्र तो होता है। तो लेकिन कुछ जंतु जैसे मछली है और एम्फीबिया है, इनमें मूत्र जो है वो हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि वहां पर उनको पानी बहुत अवेलेबल है, और इसके कारण से इन कई जंतुओं में लूप ऑफ हेनले नहीं पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले एक्चुअली काम क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, कि ये मूत्र में पानी की जो सांद्रता है उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है, यानी कहेंगे कि मूत्र की सांद्रता को नियमित करने का काम ये करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो भी बहुत अच्छी चीज है, इसको अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज में जो कह रहा था उसको आप समझ जाएंगे। ये एक और डायग्राम है, ये काउंटर करंट सिस्टम का है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि पानी जो है ये क्या है आपका अवरोही भुजा है, 1200 ऑस्मोलिटी यहाँ पर आकर के होगी। इसमें से हम पानी की बात करें, पानी और साल्ट दो चीजें इसके अंदर है फिल्ट्रेट के अंदर। हमने कहा था कि ये 300 है, और पानी जो है वो इससे लगातार बाहर निकल रहा है। इस डायग्राम में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लू कलर जो है वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ये लगातार बाहर निकल रहा है, जिसके कारण से सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप अवरोही भुजा के अंदर आते हैं तब देखिए आप इसको कि आपका पानी कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इसमें से जो साल्ट हैं वो वापस बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, अगर पानी भी बाहर निकल जाएगा तो कंसंट्रेशन वापस एज इट इज हो जाएगी जितनी की यहाँ पर शुरू से है, लेकिन अब साल्ट जो है वो इससे लगातार बाहर निकल रहा है। और जब ये आपका डीसीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पानी इससे वापस बाहर निकलता है। देखिए 100 हो गया है यहाँ पर, यहाँ से पानी वापस बाहर निकलेगा, यहाँ से भी पानी वापस बाहर जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर ये पानी लगातार इससे बाहर निकल रहा है। कुछ मात्रा में इससे जो यूरिया बाहर निकलता है, इसके बारे में भी हम यूरिया का अलग से बताऊंगा,
तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कुछ मात्रा में इससे साल्ट जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये काउंटर करंट सिस्टम है। तो हेनले लूप और वासा रेक्टा जो है ये इसके अंदर काम करते हैं। एक और डायग्राम है, वो अगर मिल जाता है तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यूरिया के बारे में, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था डायग्राम। ये एक और डायग्राम अच्छे से था आपका, जिसमें हम साल्ट और एक यूरिया की कंसंट्रेशन को अगर हम देखें, ये चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ डिटेल में। ये पूरा डायग्राम है, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में किस तरह से ये होता है। ये साल्ट वाला डायग्राम तो दिखाया था मैंने आपको, ये कि मीडियम में और साल्ट में किस तरह से इसमें कंसंट्रेशन में चेंजेस जो हैं वो होते हैं। ये साल्ट का हो गया आपका। और एक और है, अगर यूरिया वाला मिल जाता है तो वो थोड़ा सा आपको एक और क्लियर हो जाएगा कि यूरिया इसमें किस प्रकार से परिवर्तित होता है। जैसे एक डायग्राम मैंने देखा था, ये यूरिया वाला डायग्राम है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया किस प्रकार से होती है, देखिए इसमें यहां तक आप देख रहे हैं कि यूरिया जो है वो कहीं बाहर नहीं निकल रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि हम ये जो एक्सक्रीशन का काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने के लिए। अमोनिया जो डीएमिनेशन से बनी थी उसका हमने ऑर्निथिन चक्र में यूरिया बनाया। अब उस यूरिया को हटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जब आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाकर के देखते हैं, तब यहाँ पर थोड़ा सा यूरिया जो है वो इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक और चीज जो है वो आपका रेगुलेशन वाला जो पार्ट बता रहा था मैं आपको, पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये कि एडीएच जो है वो किस प्रकार से क्रिया करता है। तो इसके अंदर हम आसानी से इसको देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी ये आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन होता है, और वो इससे पानी को लगातार इससे वापस लेता रहता है। तो जो ईसीएफ की जो प्रसारण दाब है, वहां पर ऑस्मोलरिटी है, वो इसको इंड्यूस करती है पिट्यूटरी को वापस। एक इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कहते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। इसके अलावा एडीएच का सिक्रीशन किस प्रकार से होता है ये हो गया है। अब पानी जो है वो किस प्रकार से इससे निकलता है। और एक और चीज जो बच जाती है अब आपके इसके अंदर, वो है आपका कि आपके मूत्र का कंपोजिशन क्या होता है। तो सामान्य व्यक्ति जो है वो एक दिन में 24 घंटे में मूत्र के जो कितना बाहर निकल रहा है, ये इसके ऊपर निर्भर जो है वो करता है। तो सामान्य जो मात्रा है टोटल, वो 24 आवर में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक ये होती है। और इसके अंदर यूरोक्रोम होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो संक्रमण जब हो जाता है तो नेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, सिस्टिस, रीनल स्टोन, नेफ्रोसिस और पॉलीयूरिथ्रिया की घातक स्थिति जो है वो उत्पन्न यहाँ पर हो जाती है। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.015 से लेकर के 1.020 होती है। पीएच इसका 6 से 8 तक जो है वो होता है। और यूरिया इसमें 2% तक होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, क्रिएटिन और कुछ साल्ट जो है वो होते हैं। और जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण से आता है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन का चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।